नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने 1 घंटे 35 मिनट की स्पीच में विपक्ष को आईना दिखाया। बिना नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार, केजरीवाल को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर पर, लेकिन हमारा फोकस हर घर में जल पहुंचाने पर। वहीं राष्ट्रपति पर राहुल गांधी के दिए बयान पर पलटवार करते हुए मोदी ने कहा कि जो लोग गरीबों की झोपड़ियों में फोटो सेशन करवाकर अपना मनोरंजन करते हैं, उन्हें संसद में गरीबों की बात बोरिंग ही लगेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले जो लोग स्वच्छता अभियान का मजाक उड़ाते थे, उन्हें पता होना चाहिए कि सरकारी दफ्तरों से महज कबाड़ बेचने से 2300 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए। कुल मिलाकर बातों ही बातों में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया कि सत्ता का मतलब सेवा होता है, विरासत करना नहीं होता है। आज बात इसी मुद्दे पर। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने एक समस्या को पहचाना था। दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव में 15 पैसा पहुंचता है। अब उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक एक ही पार्टी का राज था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 1 रुपया निकलता है, 15 पैसा पहुंचता है। बहुत गजब की हाथ सफाई थी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से न सिर्फ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पर निशाना साधा, बल्कि अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। क्या वाकई में इसके साथ जो शब्द कहे गए कि देश को इस वक्त तुष्टीकरण की नहीं, संतुष्टीकरण की जरूरत है और सबको 2047 के विकसित भारत की दिशा में एक साथ होकर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्या इसका असर नजर आएगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता आलोक वत्स साहब, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर एकलव्य सिंह जी हैं। शुरुआत आलोक जी आपके साथ। क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसके पीछे आज भी नजर आता है कि भाई अर्बन नक्सलवाद है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, और क्या जो प्रधानमंत्री ने जवाब दिए उसको आप मानते हैं कि विकसित भारत में अब विपक्ष भूमिका निभाएगा? माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो भूतपूर्व प्रगति की है विगत 11 वर्षों में, वो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हो चुका है। 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाकर देश को खड़ा किया कोरोना के बावजूद, और उसके बाद जिस तरीके से देश को लेकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर मुखातिब हो चुका है भारत, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2026 से 27 के बीच में हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाएंगे, में खड़े हो जाएंगे। जितने अभी कुछ दिन पहले एक इकोनॉमिक समिट हुआ था विदेश में, वहां पर जितने भी वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट थे, सबने एक मत से ये स्वीकारा कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड द सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। तो आज एफडीआई का फ्लो जो पूरे विश्व से भारत की तरफ मुखातिब हो रहा है, यह हमारी प्रगति का और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का परिचायक है कि उनके नेतृत्व में किस तरीके से डंका विदेश में भारत का बज रहा है। रही बात दिल्ली, आज 19 राज्यों में हमारी सरकार है एनडीए की। बहुत सी जगहों पर हम दोबारा, तिबारा, चौबारा रिपीट हुए हैं। इसका मतलब जनता को हमारे किए गए कार्यों पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि हम सच्चाई के साथ राज्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल जी ने झूठे वादे करके वहां के लोगों को बरगलाने का काम किया, वो किसी से छिपा नहीं है। यमुना की सफाई कहां चली गई? आज सबसे गंदा। ठीक है सर, लेकिन हम तो प्रधानमंत्री के भाषण पर बात कर रहे हैं। भाई दिल्ली चुनाव के लिए तो अब मतदान होना है कल। वापस मैं आपके पास आऊंगा आलोक जी, वापस आऊंगा मैं आपके पास। आरसी चौधरी जी, प्रधानमंत्री के
अभिभाषण पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि कांग्रेस को भाषण बोरिंग लगा और राष्ट्रपति पुअर लगी। विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि इस देश के अंदर जब से संविधान को आत्मसात किया था, देश की संसद इस देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था का मंदिर है। हर धर्म और मजहब का व्यक्ति उस देश की संसद की तरफ टकटकी और अपनी नजर लगाए बैठा रहता है कि जब उस देश की संसद के पटल से कोई व्यक्ति अगर दोनों सदनों को संबोधित करेगा तो उसके शब्दों से देश की नजीर निकलेगी, उस 140 करोड़ लोगों के भविष्य की चर्चा होगी। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जिस व्यक्ति ने इस देश की संसद की सीढ़ियों को नमन करके स्वयं ने मंदिर कहा था, आज उसको रंगमंच बना दिया। आज भी जो दिग्गज देश के प्रधानमंत्री हैं, जो विपक्षी दल के नेता हैं, उनको सिर्फ कोसने का काम किया। बेहतर होता उस पटल पे वो तथ्य और आंकड़े रखते जिससे देश का व्यक्ति अपने भविष्य को उनके बीच में ढूंढ पाता। लेकिन दुर्भाग्यवश देश के प्रधानमंत्री का ऐसा लग रहा था जैसे पटना के गांधी मैदान से चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या दूं, क्या दूं, अकेला सब पे भारी, अकेला सब पे भारी। देश के संसद में सबने देखा। अभी आलोक व्यास जी चर्चा कर रहे थे, देश की अर्थव्यवस्था की चर्चा कर रहे थे। बड़े बड़े मंचों पे देश की अर्थव्यवस्था की चर्चा होती है। मैं उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा, जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे तब देश में 56 लाख करोड़ का कर्जा था। आज सितंबर 2023 के अंदर इस देश पे 206 लाख करोड़ का कर्जा है। प्रत्येक भारतीय पर अगर 140 करोड़ लोग माने तो 1,48,000 रुपए का कर्जा भारतीय के ऊपर है। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड उसने ये कहा कि 2028 तक भारत की जीडीपी और देश पे कर्जा बराबर 100% के इक्वल हो जाएगा। बड़ा दुख होता है, देश के प्रधानमंत्री की नीतियों में शब्दों में गरीब का वचन होता है, झोपड़ी में जाके फोटो शूट होता है, लेकिन उनके कर्तव्यों के अंदर वो गरीब की कहीं पे कोई आवाज नजर नहीं आती। देश के अंदर मोनोपोली स्थापित कर दी, 1% लोगों को पूरी देश की अर्थव्यवस्था सुपर्द कर दी और लोग अपने रोजगार को तरस रहे हैं। सरकार की योजनाएं दम तोड़ रही हैं, सिर्फ स्लोगन भरे जा रहे हैं और प्रचार पे खर्च किया जा रहा है। ये दुख लगा। ठीक है आरसी जी, अब बहुत छोटे छोटे सवाल, लेकिन उससे पहले सबको मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बना लूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बाकायदा अपनी योजनाओं को भी गिनाया, काम को भी गिनाया। शायद आपने सुना होगा कि भाई 25 करोड़ गरीबी से बाहर आए, 12 करोड़ शौचालय बने, 40 लाख करोड़ रुपए सीधा जनता के खाते में गया, 2300 करोड़ कबाड़ से मिला, आयुष्मान योजना में 1,20,000 करोड़ रुपए जनता के बचे। इसके अलावा ना जाने और क्या क्या उन्होंने गिनाया, शायद उस तरफ ध्यान गया नहीं होगा। लेकिन एकलव्य, प्रधानमंत्री ने जो कहा, क्या वाकई में वो एक आईना है कि भाई हमें तुष्टीकरण की तरफ नहीं जाना है, तुष्टीकरण बहुत हो चुका है, अब संतुष्टीकरण की तरफ जाना है, क्योंकि एक पॉजिटिव पॉलिटिकल विजन ही देश को पॉजिटिवली आगे ले जा सकता है। देखिए, मैं समझता हूं कि उन्होंने संतुष्टीकरण की शायद बात ही इसलिए करी कि अभी आरसी जी जो कह रहे थे कि जितना दुख इनको कर्जा बढ़ने का हुआ है, क्या उनको इस बात का सुख हुआ है कि जब इनकी यूपीए सरकार ने अपनी सत्ता छोड़ी थी तो उस समय भारत दुनिया की सबसे 5 फ्रेजाइल इकोनॉमीज में आता था और आज 11 वर्ष के बाद भारत वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज में है। तो जैसे उस कर्जे का दुख है, इस बात का सुख है कि नहीं, ये भी ये बता दें बाद में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज जो प्रधानमंत्री जी का भाषण था, मैं समझता हूं कि बहुत ही एक तरह से बैलेंस्ड स्पीच थी, जिसमें उन्होंने गवर्नेंस के बारे में बात करी, जो ये कह रहे थे कि आंकड़ों की बात नहीं करी। उन्होंने बाकायदा आपको एक उनका सेंटेंस ध्यान होगा जिसमें उन्होंने बताया कि हम संविधान को बस हाथ में लेके नहीं घूमते, हम उसको जीते हैं, और उसको प्रूव उन्होंने आंकड़ों से किया, क्योंकि वहां पे बात SC ST वर्ग की हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि दलितों के लिए कितने मेडिकल कॉलेजेस के हिसाब से कितनी उनकी सीटें बढ़ी हैं, उससे कितने दलित विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा है, उनका फ्यूचर कैसे सिक्योर हुआ है, वो उन्होंने आंकड़ों के माध्यम से एक तरह से बताया। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा, गवर्नेंस के अलावा, जो अभी कंट्री में एक तरह से जो प्रेसिंग पॉलिटिकल इश्यूज हैं और इलेक्टोरल इश्यूज हैं, उनको भी उन्होंने एड्रेस करा। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक जो बात कही गई थी कि भाई इंडियन स्टेट के अगेंस्ट ही हम लड़ रहे हैं राहुल गांधी जी द्वारा, तो उन्होंने उस बात को मतलब स्पष्ट शब्दों में एक तरह से कहा कि ये अर्बन नक्सल की भाषा है। उसके अलावा उन्होंने एक और भी बात कही कि जो
फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने लेकर, मैं समझता हूं कि ये उनने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा कि आप सोचिए कि विपक्ष के नेता कुछ दिन पहले ये कह रहे थे, जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की वहां पे शपथ ग्रहण होने वाला था, कि वहां पे अपने जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वहां पे उनसे मोदी जी के लिए इन्विटेशन लेने गए हुए हैं और उनको मिल नहीं पा रहा। और उस चीज के लिए उन्होंने एक तरह से बालक बुद्धि शब्द इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन भावना वही थी जब उन्होंने कहा कि ये इतना इमेच्योर स्टेटमेंट है कि इस पे कोई रिएक्शन देने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर अपन देखिए SC ST वर्ग के बारे में उन्होंने एक और, मैं समझता हूं कि एक दलित महिला ही हमारी जो है राष्ट्रपति जो हैं वो उस महामहिम राष्ट्रपति उस पद पे विराजमान हैं, तो उनके बचाव में भी एक तरह से जो उन्होंने बात कही वो भी मैं समझता हूं कि एक तो जो महिला वर्ग है, दलित वर्ग है, वो सबको अपील करेगा। और उसके अलावा मैं आपको पॉलिटिकल सेंस में बता रहा हूं, लेकिन क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा? जो कहा गया कि भाई पुअर लेडी सोनिया गांधी की तरफ से बजट के लिए और उस भाषण के लिए कहा गया कि वेरी पुअर, देखिए इसका इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए मैं बताता हूं कि क्यों इंपैक्ट पड़ेगा। आपने देखा होगा कि अभी दिल्ली के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें बेसिकली प्रधानमंत्री जी, इश्यूज बहुत हैं कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग की इशू है, लिकर स्कैम की इशू है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा होगा कि मेनली 2 इश्यूज छेड़ी जो सबसे ज्यादा हिट करती हैं। एक तो शीश महल वाली थी ही, और दूसरी जो थी वो महिलाओं को लेके ही एक तरह से थी। एक तो जो महामहिम राष्ट्रपति जी के संदर्भ में उन्होंने जो बात कही, और दूसरी देखिए वहां पे जो झुग्गी झोपड़ियों का जो एक जो वोट बैंक था ना, जो एक तरह से बीजेपी से छिटक गया था। आप देखिए कि उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि हमने करीब 4 करोड़ गरीब परिवारों को घर दिए हैं, और उन 4 करोड़ गरीब परिवारों के घर की जो रजिस्ट्री है ना, उस परिवार की महिला के नाम पे है। तो मैं समझता हूं कि देखिए, चाहे महिलाओं के संदर्भ में हो, चाहे दलित वर्ग से संदर्भ में हो, प्रधानमंत्री जी ने इस स्पीच को मतलब एक पॉलिटिकल संदर्भ में भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया। उन्होंने एक और चीज पॉइंट आउट की कि भाई 1.25 करोड़ के आसपास लखपति दीदी बना दी गई। बिल्कुल, इसको भी पॉइंट आउट किया। उन्होंने किसानों के लिए भी कहा कि भाई 2 लाख करोड़ दिए गए, काफी आंकड़े उन्होंने दिए थे। लेकिन आलोक वत्स साहब, क्या वाकई में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भारत पर कर्जा बढ़ता जा रहा है, हालांकि IMF की रिपोर्ट यह भी कह रही है कि भाई भारत की अर्थव्यवस्था इस साल भी जो GDP रहेगी 6.4 के आसपास रहेगी, जो टॉप 3-5 कंट्रीज में, चाइना को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद शायद 2nd या 3rd पोजीशन पे भारत आएगा, जो 6% से ज्यादा के ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगा। दूसरा आंकड़ा यह भी था आर्थिक सर्वेक्षण में कि जो भारत अभी तक 24 पैसे कर्जे के दे रहा था, वो इस साल 20 पैसे देगा, यानी कि 4 पैसे कर्जे के कम हुए। मतलब कर्जा लेने के बावजूद कर्जे को बहुत अच्छे से चुकाया गया है। क्या ये आंकड़े सामने नहीं आते? शायद जो वक्तव्य दे रहे थे उनको ये नहीं मालूम है कि अमेरिका में प्रति व्यक्ति 2.5 लाख रुपए का कर्ज है, यूके में 1.75 का कर्ज है। जितने भी प्रगति डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर बजट डेफिसिट में रहता है, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में और अन्य प्रगतिशील चीजों में भयंकर इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे जैसे वो चीजें पूरी होती जाती हैं, ये कर्ज का स्तर घटता चला जाता है। जापान का भी जो बजट है वो एक डेफिसिट बजट है और शुरू से रहा है। तो इसको जो अर्थशास्त्री है वही समझ सकता है या समझा सकता है। आम आदमी को तो लगेगा कि 1,25,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज हो गया, हिंदुस्तान में मरने की कगार पे है। ऐसी स्थिति नहीं है। अब अन्य देशों का भी आंकलन करें और वहां की भी स्थिति का जायजा ले। ठीक बात। और जिस तरीके से देश अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है और जिस तरीके से केजरीवाल जी के एक एक वादे झूठे साबित हुए हैं दिल्ली के लोगों के बीच, इससे इस बार दिल्ली की फिजा बदली हुई है। आलोक साहब, आप अंतिम वक्त तक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं दिल्ली के चुनाव के लिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई हम प्रधानमंत्री के भाषण पर बात करें, आप दिल्ली को ला रहे हैं वापस। मैं सिर्फ भाषण तक हूं। हालांकि आप पॉलिटिकल पार्टी से आपका हक बनता है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के भाषण तक ही रहेंगे सर। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बहुत स्पष्ट किया है कि किस तरीके से उनके नेतृत्व में देश के लोगों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं से कितना कितना लाभ मिला है और कैसे देश आगे बढ़ रहा है, जड़वत ढंग से आगे बढ़ रहा है। तो इन चीजों को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि कल जो चुनाव होने वाला है उसमें 20वीं
हमें सर भी फिर आप हमारी दिल्ली को ले आए हैं, मैं व्यवस्था- फिर आपको टोकूंगा क्योंकि भाई मैं उसके लिए अपने प्लेटफॉर्म को अभी इस्तेमाल करने की स्थिति में नहीं, क्योंकि अब डोर टू डोर कैंपेन है सर, इस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकता। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं भाई, आर्थिक सर्वेक्षण आया, आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि आपको अगर 2047 तक विकसित भारत बनाना है तो आपको 8% की मिनिमम सर मिनिमम जीडीपी को टच करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी जीडीपी तो 6.4 से आगे नहीं बढ़ रही सर, तो विकसित भारत कैसे होगा 2047 में? देखिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, चीजें बढ़ती चली जाएंगी, ठीक। पीछे मुड़ के देखने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक। और जो हमने लंबा लक्ष्य रख के जो हम काम कर रहे हैं जी, उस पर हम पुरजोर अमल कर रहे हैं और हम उस लक्ष्य को हर हालत में अचीव करके रखेंगे। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। आरसी चौधरी जी, भाई आपने कर्जे का जिक्र किया, बाकायदा जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसमें मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि भाई पिछले साल जो 24 पैसे जाते थे कर्जे के, उसके इंटरेस्ट में वो इस बार 20 पैसे जाएंगे, मतलब 4 पैसे कम जाएंगे। और 4 पैसे बहुत बड़े होते हैं सर जब हम उनको लाख करोड़ में काउंट करते हैं। इसका मतलब कर्जा अगर लिया भी गया है तो कर्जा उससे ज्यादा चुकाया गया, इसलिए कर्जा कम हुआ, पहला सवाल। दूसरा, एक आम आदमी भी जिसके 50,000 की तनख्वाह होती है ना सर, वो 40-50 लाख का मकान लेता है, फिर 20,000 रुपए उसकी वो भरता है इंटरेस्ट, मिनिमम 20,000 रुपए, तो वो 40 से 50% अपनी तनख्वाह दे देता है। बट इसको कहते हैं एसेट्स को क्रिएट करना, जो भविष्य के अंदर उस मकान को, उस घर को या देश को समृद्ध करते हैं और वहां से रेवेन्यू क्रिएट होता है। तो क्या वाकई में इश्यू होना चाहिए? विजेंद्र जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे तीनों ही लोगों के जवाब देने हैं। आजकल विपक्ष से प्रश्न होता है और मैं बड़ी सहृदयता के साथ में स्वीकार करता हूं कि इस मंच पे बैठ के मुझसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनका जवाब दूं। ठीक। अभी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने दलितों के लेके बहुत चिंता जाहिर की और प्रधानमंत्री के वक्तव्य को बार बार दोहराया, एक ही बार कही कि दलितों की कितनी चिंता है। अगर मेरा साथी ये बात कहता है कि जिस देश की संसद के अंदर प्रधानमंत्री खड़े होकर बोल रहे थे, उस समय जब शिलान्यास उसका हुआ था, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, वो वहां पे शामिल हो सकते थे। जिस समय इसका लोकार्पण हुआ, जिस समय इस देश की संसद में द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आने वाली महिला थी, अगर वहां होती तो बहुत अच्छा लगता। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब दोनों में से कोई भी अगर वहां होता तो बहुत अच्छा लगता। दलित का शब्द उनके मुख पे आता है लेकिन स्थान पे नहीं आता। जो उनका राजनीतिक पुंज है संघ, वहां पे दलित और ओबीसी का कोई व्यक्ति नहीं आता। इसलिए मैं इनको कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा फ्रजाइल इकोनॉमी आती थी, बड़े अर्थशास्त्री बने हैं राजनीतिक विश्लेषक से। मैं पूछना चाहूंगा 2014 के अंदर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, वैश्विक उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत की थी, जीडीपी के मामले में दुनिया के 10वें स्थान पे था, आज 5वें स्थान पे लेके जा रहे हैं 14 साल बाद में, तो कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं कर दिया आपने। मैं कहना चाहूंगा कि परचेजिंग पावर पैरिटी के देश दुनिया के अंदर 3रे स्थान पे था, आज किस स्थान पे चला गया? लगातार बताइए। मैं कह रहा हूं कि लोगों की जो परचेजिंग पैरिटी थी, आप बता लीजिए, आप संचालन कर रहे हैं, वो साथी बता दें, विपक्ष के 3 लोग बैठे हैं, तुम तो बता दीजिए। आपने परचेसिंग पावर से ही तय होता है सर। मैंने कहा जो केंद्र सरकार कर के द्वारा राजस्व संग्रहण करती है उसमें जीएसटी का सबसे बड़ा योगदान है। जो आप 1000 रुपए के जूते पहनते हैं जीएसटी देता है। एक गरीब व्यक्ति छाछ लेता है जीएसटी देता है। हाँ। एक मर्द व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है हाँ। तो कफन पे जीएसटी देता है। हाँ। अगर जीवन रक्षक दुआ लेता अपने जीवन को बचाने की, उस पे 18% जीएसटी देता है। ये मौत, जब जीवन बचाने की बात आए तब भी सरकार अपने कर को संग्रहण गरीब की हड्डियों से करना चाहती है। और कॉर्पोरेट टैक्स 2019 के अंदर 30 से घटा के 22 कर दिया जाता है। चंद जो लोग हैं 12 लाख की, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी भी सालाना आमदनी होगी, उस फेज में तो आप भी नहीं आते होंगे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ में से 3 करोड़ लोगों को देके और चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं। वे 7 करोड़ लोग हैं सर। आंकड़े सही सर। 7 करोड़ लोग ऐसे हैं, 7 करोड़ जो डायरेक्ट टैक्स के दायरे से बाहर हो गए हैं। 7 करोड़ सर डायरेक्ट टैक्स के दायरे से। मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं, देश जो 12 लाख का जो चीज कह रहे हैं, 12 लाख की जो कैप का कह रहे हैं जी, उसमें स्लैब दिया हुआ है 5 7 अलग-अलग। सुन लीजिए, 4 सुन लीजिए, आप बता रहे हैं। मुझे पक्ष दे दूंगा सर। मुझे प्लीज मैं अपने दर्शकों को क्लियर कर रहा हूं भाई, 12 लाख तक की तनख्वाह पर कोई टैक्स नहीं है। और 12 लाख 5,000 रुपए हुआ तो क्या होगा? उससे बताइए, वो भी बता, वो बताइए किससे कितना मिलेगा। तो सही, उसमें 12,75,000 तक अगर कोई सैलरीड पर्सन है कोई टैक्स नहीं है। उससे आगे बता रहा हूं,
अगर आप उस कैपिंग में फंसे हुए हैं कि 0 से 4 लाख इतना, 4 से 7 इतना, 7 से 10 इतना, 10 से 15 इतना, मैं आपको बहुत क्लियर कर रहा हूं, आप जाकर पढ़िए, उसमें बाकायदा मेंशन है कि ये जो पुराना रिजिम था उससे जब आप नए रिजिम में आएंगे तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। जो आपका लगभग 60,000 के आसपास जो बन रहा था उसको रिम्बर्स किया गया है, हटाया गया है। आरसी जी इन डेप्थ मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं है। मैं दर्शकों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये मोदी का मंच ना बनाए इस पे। नहीं, तमाम जो लोग अपनी सुरक्षा कर दे रहे हैं, आप बताइए आर्थिक असमानता में भारत दुनिया में किस स्थान पे आता है? आर्थिक असमानता में दुनिया में किस स्थान पे आता है? आप विपक्ष से लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, एंकर हैं आरसी जी, मैं ये कह रहा हूं भाई, लगातार प्रश्न विपक्ष से पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप जो फैक्ट दे रहे हैं आरसी जी, मैं उसको सिर्फ सही कर रहा हूं। पीक एंड चूज मत कीजिए। सर मैं ये कह रहा हूं, मैं आपको सही कर रहा हूं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं। आर्थिक असमानता में, अनइक्विलिटी में किस स्थान पे आता है? मोनोपोली बढ़ाने के लिए क्या क्या योजनाएं लाएगी? आप कीजिए ना एक्सप्लेन। आपको मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। सर मैं ये कह रहा हूं, देश के अंदर मोनोपोली स्थापित करने के लिए मैं क्या आपको क्या ये कह रहा हूं कि आप किसी भी वजह से जो गलत फैक्ट दे रहे हैं मैं उसको सही कर रहा हूं। सिर्फ मैं किसी का पक्ष नहीं रख रहा हूं, क्योंकि मेरा दर्शक जो मुझे सुन रहा है उसको क्लियरिटी होनी चाहिए। बाद में वो ये ना कहे कि भाई फर्स्ट इंडिया के प्रोग्राम में आरसी जी कह के गए यही सच होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। फाइनल कमेंट। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो इन्होंने जो एक बात कही कि दलितों की चिंता वाली, उसका जवाब तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल पर रख दिया कि एक परिवार से कभी दलित समाज से कांग्रेस के 3 एमपी नहीं रहे, एक परिवार के जरूर वहां पे बन के बैठे हैं। देखिए उसके अलावा अब आप जवाब देने दीजिए ना, आपके समय कुछ नहीं कहा ना आरसीजी, आरसीजी आपके समय कुछ कहा क्या आरसीजी? लेकिन देश का संवैधानिक पद। अरे आरसीजी आप घबरा क्यों जाते हो जवाबों से? आप घबरा क्यों जाते हो? क्या सुनो तो सुनने की क्षमता तो रखो। आरसी जी क्या एक संवैधानिक पद पर बैठी महिला के लिए पुअर शब्द अच्छा लगता है? मैं कहना चाह रहा हूं अच्छा लगता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।